सुबह सुबह रितु बिस्तर से उठ बैठी। आज उसका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। रात में उसकी सास वंदना ने छोले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। सुबह जल्दी उठकर वे उसके लिए पूड़ियां बनाने वाली थी। रितु ने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला है। रितु बहुत छोटी थी, तभी उसकी मां नहीं रही। हालांकि पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, फिर भी उसके मन में माँ की ममता की चाह हमेशा बनी रही। शादी के बाद उसकी चाह पूरी हो गई थी। रितु ने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई और चाय लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंची और बोली, मम्मी उठिए, मुझे देर हो जाएगी। ज्यों ही उसने स्नेह से मम्मी की बाह पर हाथ रखा, वो कांप गई। मम्मी का बदन तेज बुखार में तप रहा था। रितु ने उनका माथा छुआ और तेजी से अपने बेडरूम में आई। अपने पति ध्रुव को झिंझोड़ते हुए वो बोली, ध्रुव उठो, देखो मम्मी को कितना तेज फीवर है। ध्रुव तुरंत उठकर मम्मी के कमरे की ओर चल दिया। रितु ने अपनी फ्रेंड नेहा को फोन किया और बोली, हेलो नेहा, सॉरी, मैं आज पिकनिक पर नहीं जा सकूंगी, मेरी सास की तबीयत खराब है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? सब तैयार हैं और एन वक्त पर तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। आज संडे है, ध्रुव तो घर पर ही रहेंगे ना, वो अपनी मम्मी की देखभाल कर लेंगे, नेहा ने कहा। तुम ठीक कह रही हो नेहा, पर मम्मी को बीमार छोड़कर मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। प्लीज रितु, ज्यादा आदर्शवादी बहू मत बनो, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, नेहा खींचकर बोली। सॉरी नेहा, फिर कभी सही, कहकर रितु ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी भी जाग गई। वो उठने को हुई तो रितु बोली, मम्मी आप लेटी रहिए। उसकी बात को अनसुना कर कमजोर सी आवाज में वे बोली, अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो तुम, चलो मैं पूड़ियां बना दूं। मम्मी आप आराम कीजिए, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद ध्रुव डॉक्टर को बुला लाएंगे, तब तक आप गर्म चाय के साथ ये बिस्किट ले लीजिए। लेकिन रितु, ओह मम्मी, पिकनिक आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी है क्या? रितु ने कहा। उसने देखा ध्रुव बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। मम्मी को वायरल था। 3 दिन तक बुखार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहा। रितु ने ऑफिस से सप्ताह भर की छुट्टी ले ली। इस बीच उसने मम्मी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौथे दिन दोपहर में खाना खाकर मम्मी सो गई। रितु बरामदे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेलियां नेहा, निधि और सपना आ गईं। अरे तुम लोग, मुस्कुराते हुए रितु ने उनका स्वागत किया। नेहा बोली, हमने सोचा तुझे तो अपनी सास की सेवा से फुर्सत है नहीं, हम ही मिलाएं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं रितु, अच्छा भला प्रोग्राम चौपट करवा दिया, सपना ने शिकायती लहजे में कहा। क्या तुम लोग भी नहीं गए? रितु ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अकेले क्या खाक एंजॉय करते, तेरे बिना मजा भी नहीं आता, निधि नाराजगी से बोली। जो बीत गया उसे छोड़ो रितु, पर हम तुझे ये समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना भी ठीक नहीं है। सास की जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई, तुमने पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सहेलियों की बातें सुनकर रितु ने कहा, नेहा कैसी बातें कर रही हो? मम्मी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वास्तव में गलती तुम लोगों की भी नहीं है। बचपन से ही लड़की के मन में सास की कठोर औरत वाली इमेज होती है, और पूर्वाग्रह से ग्रस्त लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तो सास से दूरी बनाकर रखती है। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मन में एक आस थी कि अपनी सास से माँ का प्यार मिलेगा, और मम्मी ने मेरी इस आस को पूरा कर दिया। मैं तो यही जानती हूँ कि निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे तो प्यार जरूर मिलेगा। मम्मी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे हैं। तुम लोग कभी उनकी डायरी पढ़ना, तब तुम्हें एहसास होगा। तुम्हारी सास डायरी लिखती हैं? हमें भी दिखाओ, सपना ने कहा। रितु कमरे में से एक डायरी उठा लाई और अपनी सहेलियों को देते हुए बोली, तुम लोग डायरी पढ़ो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नेहा, सपना और निधि रितु की सास की जीवन गाथा पढ़ने बैठ गई। मैं वंदना माथुर।
प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठी थी, पर मेरे पति समीर का मन किसी रेगिस्तान की तरह था, जिसमें प्यार की कोपलें खिल ही नहीं पाई। शादी को 6 महीने ही बीते होंगे कि हम दोनों में टकराव के हालात पैदा होने लगे। उनके गुस्सैल और शक्की स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। मैं पब्लिक स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। स्कूल से घर लौटने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी जाती। मैं जितनी संवेदनशील थी वो उतने ही भाव शून्य थे। ध्रुव के जन्म के बाद मुझे लगा था कि हालातों में सुधार होगा, लेकिन ये आशा भी एक छलावा थी। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे ध्रुव पर पड़ने लगा था। वो अधिकांश समय सहमा रहता, दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ना तो शोर मचाता, ना ही खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी लेता। वक्त सरकता गया और हमारे बीच की दूरी उस समय एक गहरी खाई में बदल गई, जब मुझे पता चला उनकी जिंदगी में दूसरी औरत है। गीता समीर के ऑफिस में काम करती थी। पहले पहल मैंने उसे एक पार्टी में देखा था। जिस अधिकार से उसने समीर का हाथ थामा था, वो बात मेरे मन को खटकी थी, पर समीर के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, अब मुझे समझ में आया क्यों वो बेवजह मुझ पर शक करते थे। उनके मन में एक गिल्ट थी जो उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन अपनी एक साथी टीचर के साथ मैं शॉपिंग कर रही थी कि सामने से आ रहे समीर पर मेरी नजर पड़ी। उनकी बाह साथ में चल रही गीता की कमर में थी। उस रात हम दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कितनी बेशर्मी से उन्होंने स्वीकारा था कि वो मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन गीता को नहीं। जल्द ही हमने तलाक ले लिया। मैं ध्रुव पर अपना कानूनी हक चाहती थी, जिसके लिए समीर तैयार हो गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। लोगों की सवालिया नजरें दूर तक मेरा पीछा करती। कभी मैं हमारे असुरक्षित भविष्य की चिंता में घुलती और कभी अपने 5 साल के बेटे ध्रुव की परवरिश की चिंता में। वो अपने पापा को याद करके रोता तो उसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाता था। तरह तरह के झूठे आश्वासनों से मैं उसे शांत कर पाती थी। उस समय मुझे किसी अपने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने माँ को अपने पास बुला लिया। 1 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब से वो अकेली ही थी। माँ के आने से मुझे काफी राहत मिली। ध्रुव के सब कामों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। ध्रुव भी नानी के आने से खुश था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। जीवन एक बार फिर पटरी पर आ गया था। एक दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उनके पैर में प्लास्टर था। मैं परेशान हो उठी। माँ, ये कैसे हो गया? क्या बताऊं बेटा, राशन लाने बाजार गई थी। रास्ते में रिक्शा पलट गया। वो तो अच्छा हुआ ईश्वर ने मदद के लिए विकास को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। माँ कुछ कमजोर स्वर में बोली। तुम भी कमाल करती हो माँ, तुमसे किसने कहा था अकेले बाजार जाने के लिए? तभी मेरे सहकर्मी विकास कमरे में आए। उन्होंने टेबल पर दवाइयाँ और फल रखे और बोले, इत्तेफाक से आज मैं छुट्टी पर था, बाजार घूमने निकला था। तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ जी का रिक्शा पलटा। विकास ने बहुत मदद की वंदना। सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया, एक्सरे कराया, प्लास्टर चढ़वाया और अब सारी दवाइयाँ लाया है। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने विकास का दिल से आभार प्रकट किया। विकास और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से वो अक्सर माँ को देखने घर आने लगे। धीरे धीरे उनसे औपचारिकता खत्म होने लगी। माँ भी विकास से काफी खुल गई थी। विकास जब भी आते घर का माहौल खुशगवार हो उठता। धीरे धीरे अपनापन बढ़ रहा था। बातें करते करते विकास का यकायक खामोश हो जाना और मेरी ओर खोई खोई नजरों से देखना मुझे कहीं भीतर तक छू जाता था। पर उन नजरों का मतलब समझकर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। एक दिन माँ ध्रुव को पार्क में घुमाने ले गई थी। एकांत के उन पलों में विकास ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं हैरत में पड़ गई थी। सोच समझकर संयत स्वर में जवाब दिया था,
दूसरी शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यूं भी आप अनमैरिड हैं और मैं एक बेटे की माँ। ऐसा कैसे संभव है? अनमैरिड हूं तो क्या, तुमसे 4 साल बड़ा भी तो हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो फिर जवाब देना। रात में मैंने माँ को बताया। वो उत्साहित हो उठी। वंदना, सच कहूँ तो मेरे दिल में भी कई बार ये ख्याल आया, पर तुम्हारी नाराजगी के डर से चुप रही। विकास शक्ल सूरत में साधारण है तो क्या, स्वभाव से हंसमुख है और हर तरह से तुम्हारे योग्य है। कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ के साथ साथ तुम एक औरत भी हो, ये मत भूलो। पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? कुछ ही सालों में ध्रुव बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तब तुम अकेली पड़ जाओगी। उस समय तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा और फिर विकास से शादी के बाद भी ध्रुव तुम्हारे पास ही रहेगा, दूर थोड़े ही चला जाएगा। बहुत देर तक माँ मुझे समझाती रही थी। माँ तो सो गई, लेकिन मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगा। सच ही तो कहती है माँ, समीर ने दूसरी शादी कर ली। जिंदगी की सभी खुशियां उसे हासिल हैं और मेरे हिस्से में क्या आया? बेबसी, घुटन और ध्रुव को पालने की जिम्मेदारी। तभी मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा। ये जिम्मेदारी भी तो मैंने स्वेच्छा से ही हासिल की है। अगर समीर ध्रुव को अपने साथ ले जाते तो? इस कल्पना से ही मेरा मन तड़प उठा और मैंने पास लेटे ध्रुव को कसकर खुद से सटा लिया। मैं तो जी ही नहीं पाती उसके बगैर। विकास हर तीसरे चौथे दिन घर आते थे, लेकिन मैं रोज ही उनका इंतजार करती थी। मेरी हाँ से विकास भी खिल उठे थे। मेरा मन फिर से सुखमय भविष्य के सपने बुनने लगा था। इन पलों के बीच मैं भूल ही गई थी कि ध्रुव उपेक्षित हो रहा था। कहाँ तो वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था और कहाँ अब उसके दो दो सब्जेक्ट में लाल निशान थे। होमवर्क भी अक्सर पूरा नहीं करता था। उसमें असुरक्षा की भावना भर रही थी। वो चिड़चिड़ा होता जा रहा था। नए बन रहे रिश्तों की गर्माहट ने मेरी नज़र को धुंधला कर दिया था। एक दिन मेरा विकास के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम था। मैं तैयार हो रही थी, तभी रुआंसा सा ध्रुव मेरे पास आया। आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पीते हुए वो बोला, मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं काम से जा रही हूँ बेटे, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। तुम तब तक नानी के पास बैठकर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे, और चॉकलेट भी नहीं चाहिए। मैं बस आपके साथ चलूंगा मम्मी। गुस्से के आवेग में वो पैर पटक कर चिल्लाया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी साड़ी का पल्ला पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं अवाक सी खड़ी रह गई। उसका ये व्यवहार मेरे लिए अजीब था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया और बोली, अच्छा, रोना बंद करो और तैयार हो जाओ। मुझे लगा ध्रुव को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वो विकास के साथ सहज महसूस करने लगेगा। लेकिन जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास चुप्पी साधे बैठे रहे। रेस्टोरेंट में कॉफी पीने बैठे तो मैंने उन्हें टोका। इतना खामोश रहना था तो आए ही क्यों थे? वो कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर बोले, अब तुम ही बताओ, इसके सामने क्या बोलूं? इसे साथ लाने की क्या जरूरत थी? सुनकर मेरे मन को ठेस लगी। वो चाहते तो उस दिन ध्रुव और अपने बीच की दूरी को कुछ कम कर सकते थे। मैं कई बार उनसे कह चुकी थी, उनका ध्रुव के साथ घुलना मिलना जरूरी था, तभी वो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करेगा। अगले दिन रविवार को विकास आए और बोले, वंदना, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं ध्रुव को बाहर घुमा लाता हूँ, वरना ये भी हमारे पीछे लग जाएगा। विकास के आखिरी शब्द मेरे मन को बींध गए। जबरन ठेलकर ही भेजा था मैंने ध्रुव को। वो तो जाना ही नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद विकास ध्रुव को लेकर वापस आए और मैं उसे माँ के पास छोड़कर विकास के साथ घूमने चली गई। रात में विकास के साथ खाना खाकर लौटी तो माँ ने बताया कि ध्रुव जब से लौटा है ना तो कुछ भी बात कर रहा है और ना ही खाना खाया है। मैंने सोचा मेरे अकेले बाहर चले जाने की वजह से मुझसे नाराज होगा,
इसलिए उसे मनाने के लिए मैं उसके पास आकर लेट गई, लेकिन वो मेरे पास से उठकर माँ के पास जाकर लेट गया। और कोई समय होता तो मैं उसे मनाकर ही दम लेती, लेकिन उस दिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। एक अजीब सा अपराध बोध मेरे मन को घेरे हुए था, जिससे चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल वर्मा जी ने मुझे बुलवाया। मेरे पहुंचते ही उन्होंने प्रश्न दाग दिया, आजकल ध्रुव को क्या होता जा रहा है वंदना? उसे क्या हुआ है सर? कुछ भी तो नहीं। वर्मा जी गौर से मुझे देखते हुए बोले, दो सब्जेक्ट में फेल है वो, और तुम कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में उसका नाम गिना जाता था। अब तो उसका व्यवहार भी अजीब सा होता जा रहा है। उसकी क्लास टीचर का कहना है, क्लास में या तो वो गुमसुम रहता है या बेवजह साथियों से झगड़ा करने लगता है। मुझे लग रहा है कि उसके मन में कोई बात है जो वो खुलकर नहीं कह पा रहा है। कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटी, मैं ये बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। वो बच्चे खुद को अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार नसीब नहीं होता है। ध्रुव के सिर पर भी उसके पिता का हाथ नहीं है। ऐसे में तुम्हारी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा। वंदना, बच्चों को पालना, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है, जिसमें अपनी बहुत सी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या सफल हो पाती है। वर्मा जी ने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल में सारा दिन मैं बेचैन रही। शाम को घर आकर मैंने उसे नए कपड़े पहनाकर तैयार किया तो वो बोला, मम्मी हम घूमने जा रहे हैं। हाँ बेटा। क्या अंकल के साथ? उसने शंकित होकर पूछा। नहीं, बस मैं, तुम और नानी, ठीक है ना? मेरी बात सुनकर वो कुछ आश्वस्त हुआ। मॉल में आइसक्रीम खाकर और कैरम बोर्ड खरीदकर हम घर लौटे। रात में उसके पास लेटी तो उसे खुश देखकर मैं पूछ बैठी, अच्छा ध्रुव, उस दिन तुम विकास अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फिर कुरेदा, बेटा विकास अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? अचानक मेरा हाथ झटक ध्रुव खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलक रहे थे। वो बोला, मम्मी विकास अंकल कह रहे थे आप उनसे शादी कर रही हो, मगर मम्मी मैं हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल? तुमसे किसने कहा तुम हॉस्टल में रहोगे? इस नई बात ने मुझे हैरान कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा तो मुझे छोड़कर चले ही गए, अब आप भी चली जाओ, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा नानी के पास। ध्रुव की ये बातें सुनकर मेरा चेहरा फक पड़ गया। अगले दिन विकास आए तो मैं नाराज होकर बोली, तुमने ध्रुव से कहा था कि उसे हॉस्टल में रहना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बच्चे को दूर करने की सोच रहे हो। जानते हो ध्रुव इन दिनों खुद को कितना असुरक्षित महसूस करने लगा है। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। विकास ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली, फिर शांत स्वर में बोले, नाराज मत हो वंदना, ठंडे दिमाग से सोचो। शादी के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो कभी भी उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ध्रुव साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, तुम उसमें और मुझ में तालमेल बैठाने में लगी रहोगी। इस कोशिश में हमारा रिश्ता प्रभावित होगा, जो मैं सहन नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो? अपनी ममता को तुम्हारी उमंगों पर कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। मेरी बातों से विकास का मूड उखड़ चुका था। गुस्से में वो बोले, तुम्हें अपने लिए पति नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की जरूरत है। मेरा पति भी वही इंसान बन सकता है जो मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सके, उसे घर से दूर करने की ना सोचे। अगर मुझे पहले ही तुम्हारे मन के भावों का पता चल जाता तो मैं कभी भी इस राह पर आगे नहीं बढ़ती।
विकास उठकर चले गए तब मैंने देखा दरवाजे की आड़ में ध्रुव खड़ा था। उसे अपने सीने से लगा। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा कहना मानूंगा। रुंधी आवाज में कहे उसके शब्दों ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। माँ मेरे नजदीक आ बैठी। उनके कंधे पर सिर रखकर मैं बोली, तुम बताओ माँ, समीर तो छोड़कर चला ही गया, अब क्या अपनी ममता से भी इसे महरूम कर दूं? नहीं वंदना, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसा पत्थर दिल आदमी तुम्हें भी खुश नहीं रख सकता था। माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया। इसके बाद मैंने अपने जीवन की किताब से विकास का अध्याय निकाल फेंका। भविष्य में फिर कभी भी भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, ध्रुव को उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना। समय आगे बढ़ता रहा और अपनी मेहनत और लगन से एक दिन वो भी आया जब ध्रुव सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसे एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। रितु ध्रुव के साथ उसी कंपनी में नौकरी करती थी। मुझे पता चला वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो मैंने उन्हें शादी के बंधन में बांधने में देर नहीं की। चांद से सुंदर बहू घर में आ गई थी। आज सुबह मैंने सुना ध्रुव रितु से कह रहा था, मैं 5 साल का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी ने सारा जीवन संघर्ष किया है। रितु, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की तपस्या से हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझे प्यार करती हो तो मुझसे एक वादा करो, मम्मी का हमेशा ख्याल रखोगी, उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दोगी। ध्रुव की ये बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आज सचमुच मेरी तपस्या सफल हो गई है। डायरी खत्म हो चुकी थी। नेहा, सपना और निधि खामोश बैठी अपने विचारों में तल्लीन थी। तभी नाश्ता लिए रितु कमरे में आई। क्या तुम तीनों ने डायरी पढ़ ली? रितु ने पूछा तो नेहा बोली, हाँ रितु, तुमने सच ही कहा था। अपने पूर्वाग्रह के पैमाने से ही हम रिश्तों को मापने लगते हैं, पर अब हमें एहसास हो रहा है कि रिश्तों के प्रति हमारा नजरिया कितना संकुचित था। वास्तव में तुम्हारी सास और उनकी तपस्या पूजनीय है। रितु का चेहरा सहेलियों की बातें सुनकर खुशी से खिल उठा। उसे लगा अगर हर इंसान इसी तरह से अपने नजरिए को बदलकर रिश्तों को आत्मीयता से अपना ले तो जीवन कितना सहज और खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।